तो अब तक हमने बेन 10 क्लासिक के एलियंस, एलियन फोर्स के एलियंस, अल्टीमेट एलियन के दोनों नॉर्मल और अल्टीमेट एलियंस, ओमनीवर्स के एलियंस, प्रेडेटर्स और इवन ओमनिट्रिक्स की भी रैंकिंग कर चुके हैं फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट। और अब बारी आ चुकी है बेन 10 रीबूट के एलियंस को रैंक करने की फ्रॉम वर्स्ट टू बेस्ट। रीबूट के अंदर हमें ज्यादा एलियंस नहीं दिखाए गए थे, तो ऑब्वियसली इस रैंकिंग के अंदर मैंने बेन 10 रीबूट वाले बेन के सारे ही एलियंस को लिया है। पर उसमें से जो ओरिजिनल एलियंस थे उसके उनको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, वो लिस्ट में ऊपर रैंक करेंगे। उससे नीचे रहेंगे वो एलियंस जो कि हमने प्राइम टाइमलाइन के बेन के पास भी देखने को मिले, लेकिन उन्हें ओमनी एनहांस, ओमनी किक्स या ओमनी नॉट फॉर्म के साथ अपग्रेड भी किया गया था। और सबसे कम प्रेफरेंस मिलेगी उन एलियंस को जिन्हें रीबूट में भी कोई पावर अप नहीं दिया गया। और मजे की बात देखो यार, आज मैं रीबूट के एलियंस को रैंक कर रहा हूँ, तो पता नहीं शायद तुमने नोटिस किया या नहीं, मैंने एक टी शर्ट भी रीबूट वाली ही पहनी हुई है, जो कि पॉसिबल हो पाया आज के हमारे स्पॉन्सर redwolf.in की वजह से। एंड अगर तुम्हें भी ऐसे ही बेन 10 के मजेदार टी शर्ट्स खरीदने हैं तो वो भी तुम्हें यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे। कहाँ पर मिल जाएंगे? redwolf.in पर। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, चेकआउट जरूर करना। एंड थैंक यू सो मच टू redwolf.in फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। और अब हम अपनी रैंकिंग के साथ आगे बढ़े तो नंबर 18 पे हमारे पास जो एलियन है वो है गूप। अब देखो लिस्ट में किसी ना किसी को तो नीचे आना ही था, लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि गूप एकदम ही बेकार एलियन है, बल्कि मैंने उसे इतना नीचे सिर्फ इसीलिए रखा है क्योंकि गूप का जो अपीयरेंस है, गूप की जो पावर्स है उसमें और एलियन फोर्स, अल्टीमेट एलियन और ओमनीवर्स वाले गूप में कोई भी डिफरेंस नहीं है। और गूप का रीबूट में अपीयरेंस भी बहुत छोटा सा था, इसलिए मैंने इसे इस पोजीशन पर रखा। नंबर 17 अपग्रेड। अब अपग्रेड का जो डिजाइन है वो रीबूट में जाके एकदम चेंज कर दिया गया था। उसे ग्रीन और ब्लैक से पर्पल बना दिया गया था, जो कि मुझे भी शुरू में ज्यादा पसंद नहीं आया था, लेकिन टाइम के साथ साथ मुझे ये डिजाइन अच्छा लगने लगा है। और मैं कहूंगा कि ये रीडिजाइन काफी अच्छा है। इसकी भी पावर सेम टू सेम क्लासिक वाले अपग्रेड जैसी ही है। ये भी टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज होके उसे अपग्रेड कर सकता है, लेकिन इसमें एक पावर की कमी है और वो है इसके ऑप्टिक लेजर की कमी, यानी कि अपनी आंखों से लेजर नहीं छोड़ सकता क्लासिक वाले अपग्रेड की तरह। नंबर 16 स्टिंग फ्लाई। अब स्टिंग फ्लाई का जो रीडिजाइन है वो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। हाँ, वो काफी किड फ्रेंडली है, लेकिन उसका जो ओरिजिनल डिजाइन था यार, क्लासिक वाला स्टिंग फ्लाई का डिजाइन, वो जितना अगली है, जितना एलियन दिखता है, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और ये नया वाला रीडिजाइन काफी ह्यूमनॉइड सा था और काफी सिंपल था। पर बात करें इसकी पावर्स की तो इसकी भी पावर सेम टू सेम अपने क्लासिक वाले स्टिंग फ्लाई जैसी ही है, बस इसके पास वो डंक वाली पूंछ नहीं है। और हाँ, इसके पास एक एक्स्ट्रा पावर ये आ जाती है कि इसकी बॉडी जो है वो नेचुरली ग्लो कर सकती है, जिसे बायोलुमिनेसेंस भी कहा जाता है। और स्टिंग फ्लाई के ओमनी एनहांस फॉर्म के अंदर उसके पास इलेक्ट्रिकनेसिस की पावर तो आ ही जाती है, साथ ही साथ वो इलेक्ट्रिकल स्लाइम को भी शूट कर सकता है अपने ओपोनेंट की तरफ। नंबर 15 जेट रे। अब जेट रे का जो डिजाइन है वो काफी सिंपल कर दिया गया है, लेकिन ये भी डिजाइन अच्छा है, काफी हद तक पुराने वाले जेट रे जैसा ही है। और इसका ओमनी किक्स और ओमनी नॉट फॉर्म भी है, जो कि बस उसके लिए एक स्पेस आर्मर का काम करता है, उसकी पावर को भी थोड़ा सा बढ़ा देता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ, ये स्टिंग फ्लाई से तो बेटर ही है। नंबर 14 ग्रे मैटर। ग्रे मैटर का डिजाइन थोड़ा सा डिफरेंट है, उसकी पावर्स भी सेम ही है, वो इंटेलिजेंट है और एजाइल है, वो कहीं भी चिपक सकता है, सेम वही ग्रे मैटर वाली पावर्स है। और उसके ओमनी एनहांस फॉर्म में भी यही सारी चीजें हैं, लेकिन उसके पास ओमनी एनहांस फॉर्म में एक बड़ी सी बॉडी आ जाती है, शॉक रॉक के इलेक्ट्रिसिटी और रॉक से बनी हुई, जो कि उसे फाइटिंग एलियन भी बना देती है, यानी कि ग्रे मैटर फिर फाइट भी कर सकता है अच्छे से वो भी। और उसके यही शॉक रॉक और इलेक्ट्रिसिटी वाले हाथ अगर टूट भी जाए तो रीजनरेट भी हो जाते हैं, क्या बात है। नंबर 13 वाइल्ड वाइन। वाइल्ड वाइन का रीडिजाइन भी डाउनग्रेड ही था उसके पुराने वाले डिजाइन से, लेकिन ये वाला डिजाइन भी अच्छा है। इसकी पावर्स भी सेम टू सेम पुराने वाले वाइल्ड वाइन जैसी ही हैं, पर इसके ओमनी एनहांस फॉर्म में इसका जो लुक है वो काफी हद तक पुराने वाले वाइल्ड वाइन जैसा हो जाता है, खासकर इसका अपर हाफ, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसका ये लुक बहुत ही ज्यादा कूल है और इसके बड़े बड़े शॉक रॉक के फिजिकल फीचर्स के साथ टेंटिकल्स भी निकल आते हैं, जो कि इसकी नॉर्मल वाली वाइन से बहुत ज्यादा मजबूत होती है और ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट कर सकते हैं। नंबर 12 सर्ज। अब सर्ज को वैसे देखा जाए तो वो अकेला अगर हो तो वो किसी काम का नहीं है, मतलब थोड़ी बहुत पावर्स उसके पास होती है अकेले होने पर, जैसे वो उड़ सकता है, उसके पास स्पीड अच्छी है, उसकी एजिलिटी अच्छी है, ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है और वो आंखों से लेजर भी मार सकता है। लेकिन इसकी असली पावर तब अनलॉक होती है जब ये अपने जैसे और लोगों के साथ जुड़कर बड़े बड़े कॉन्स्ट्रक्ट बना सकता है, रीजनरेशन कर सकता है, शेप शिफ्ट कर सकता है, अपने साइज
साइज को बड़ा या छोटा कर सकता है और फोर्स फील्ड को भी जनरेट कर सकता है। तो हाँ, जर्ज अगर अकेला हो तो वो ज्यादा किसी काम का है नहीं, पर अगर उसके साथ उसके बाकी लोग भी मिलके आ जाते हैं, जैसे कि बेन 10,000 और बेन 10 रिबूट वाले बेन के जर्ज मिलकर जब बाकी जर्ज के साथ मिले थे तो उन्होंने बाकी बचे हुए जर्ज को पल भर में हरा दिया था। उन्हीं जर्ज को जो कि पृथ्वी पे कब्जा करे बैठे थे, लेकिन अकेले वो कुछ नहीं कर पाते, इतना पक्का है। नंबर 11, हीट ब्लास्ट। अब हीट ब्लास्ट वैसे तो बेन के वन ऑफ द बेस्ट एलियंस में से एक है, लेकिन उसे मैं इतना नीचे इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि रिबूट के अंदर हीट ब्लास्ट के डिजाइन और उसकी पावर को लेके ज्यादा नई चीजें उसमें ऐड नहीं की गई। ओमनी एनहेंस फॉर्म के अंदर वो अपने फायर अटैक्स के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी भी कंबाइन करके शूट कर सकता है और उसके पास एक जेट पैक भी आ जाता है जिसकी वजह से वो आसानी से आसपास उड़ सकता है। ओमनिकिक्स आर्मर में भी उसकी थोड़ी पावर बढ़ जाती है और उसके पास एक फ्लेम थ्रोअर आ जाता है। पता नहीं क्या जरूरत थी उसकी, वो तो पहले से ही हाथों से आग निकाल सकता था ना। और ओमनी नॉट फॉर्म के अंदर उसके पास एक स्पेस आर्मर आ जाता है और हाँ, फ्लेम थ्रोअर फॉर सम रीजन, पता नहीं। एनीवेज, नंबर 10 पे आता है रैथ। इसका भी डिजाइन और पावर्स काफी हद तक सेम वैसी ही हैं जैसी अपने प्राइम टाइम लाइन वाले रैथ के पास है, लेकिन इसके ओमनिकिक्स फॉर्म में इसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी कि ये एक टॉर्नेडो भी बना सकता है घूम घूम कर। और इसके पास वुल्वरीन जैसे बड़े बड़े तेज दर्रार क्लॉज भी आ जाते हैं जिनसे ये आसानी से किसी को भी चीर फाड़ सकता है और दीवारों पर भी आसानी से चढ़ सकता है। और वैसे इसके पास 3 क्लॉज है, तो क्या ये अल्टीमेट रैथ से बेटर हुआ या नहीं हुआ? क्योंकि अल्टीमेट रैथ के पास तो दो ही क्लॉज होते हैं ना उसके हाथों में। बताना मुझे कमेंट्स में कि तुम्हें कौन सा पसंद है, ओमनिकिक्स रैथ या फिर अल्टीमेट रैथ। नंबर 9, फोर आर्म्स भी सेम क्लासिक वाले फोर आर्म्स जैसा ही है। इनफैक्ट उसका तो डिजाइन भी काफी हद तक क्लासिक वाले फोर आर्म्स जैसा ही है, पता नहीं क्यों, लेकिन है। और फोर आर्म्स के ओमनी एनहेंस फॉर्म में तो उस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, उसकी थोड़ी पावर बढ़ जाती है और उसके पास इलेक्ट्रोकिनेसिस की भी पावर आ जाती है। पर फोर आर्म्स का जो ओमनिकिक्स वाला फॉर्म है ना भाई, वो बहुत ज्यादा कूल है। एक तो उसका आर्मर का डिजाइन इतना ज्यादा बढ़िया है। एक्चुअली ओमनिकिक्स वाले सारे ही आर्मर्स का डिजाइन बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। ओमनी नॉट वाला का नहीं है, वो सारे एक जैसे ही लगते हैं, इसलिए मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन ओमनिकिक्स वाले बहुत अच्छे हैं। और फोर आर्म्स का तो भाई ट्रांसफॉर्मेशन सीक्वेंस का भी मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। उसकी जो स्ट्रेंथ है वही उसकी मेन पावर है, जो कि वो पास से अपने दुश्मनों से लड़के ही दिखा सकता है। लेकिन ओमनिकिक्स फॉर्म में उसके साथ क्या होता है पता है? वो अपने मुक्कों को दूर से ही अपने दुश्मन तक पहुंचा सकता है, यानी कि उसके पास है रॉकेट फिस्ट। मगर उससे भी ज्यादा कूल पता है क्या है? वो है नंबर 9, ह्यूमंगसॉर। ह्यूमंगसॉर का जो स्लाइड ट्री डिजाइन है, इसे मैं स्लाइड ट्री डिजाइन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये काफी हद तक एलियन फोर्स वाले डिजाइन जैसा ही है, बस थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं, जैसे कि उसकी बैक वाले स्पाइक्स और पूंछ पे ये कांटे वाली बॉल। और पता नहीं क्यों रिबूट के अंदर ह्यूमंगसॉर को ओकेजनली यानी कभी कभी अपने पूंछ से एनर्जी जनरेट करते हुए भी दिखाया गया है। और ओमनिकिक्स वाला फॉर्म भी इसका बहुत अच्छा है। आर्मर बहुत ही ज्यादा कूल है। थोड़ा थोड़ा इसे गॉडजिला की तरह भी दिखाने की कोशिश की गई है और ये अपने मुंह से एनर्जी भी शूट करता है। और इसका ओमनी नॉट फॉर्म भी छोड़ो, इसके बारे में बात क्या ही करें। अगला कौन सा है? हाँ, नंबर 7, स्लैपबैक। स्लैपबैक को अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूं तो मैं कहूंगा स्लैपबैक इज अ बेटर वर्जन ऑफ डिटो। अब देखो, डिटो भी ठीक ठाक एलियन है, लेकिन तुम इस बात से डिसएग्री नहीं कर सकते कि स्लैपबैक उससे बेटर है। डिटो का मेन पावर है डुप्लीकेशन और स्लैपबैक का मेन पावर भी है डुप्लीकेशन। वैसे तो एको का भी मेन पावर डुप्लीकेशन ही है, लेकिन उसको पेयर किया गया है विथ हिज साउंड पावर्स। और स्लैपबैक के साथ उसके सेल्फ डुप्लीकेशन पावर के साथ है उसका मास एम्प्लीफिकेशन, वेट एम्प्लीफिकेशन और स्ट्रेंथ एम्प्लीफिकेशन। यानी कि जैसे जैसे वो डुप्लीकेट होगा वैसे वैसे उसका मास, स्ट्रेंथ और वेट भी बढ़ता जाएगा। और हाँ, जैसे जैसे स्लैपबैक डुप्लीकेट होता है वैसे वैसे उसके क्लोन्स का साइज भी कम होता चला जाता है। और ओमनिकिक्स फॉर्म में उसके पास एक बहुत ही तगड़े वाला, बहुत ही बढ़िया सा आर्मर आ जाता है और उसकी यही पावर कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। एंड अब नंबर 6 पे जो एलियन है वो शायद तुम्हें थोड़ा सा शॉक कर सकता है, जो कि है वे बिग। अब हाँ, मैंने कहा था कि जो पुराने वाले एलियंस है वो अगर रिबूट में दिखाए जाते हैं और उनमें ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होते, ना उनके डिजाइन में ना उनकी पावर्स में, तो मैं उन्हें नीचे ही रखूंगा, ज्यादा ऊपर नहीं रखूंगा। लेकिन यार, वे बिग जैसा एलियन मैं ज्यादा नीचे नहीं रख सकता यार। वे बिग इज टू गुड, ही इज जस्ट टू गुड। ऊपर से उसने एलियन वी को हराया था और अर्थ को टेराफॉर्म होने से बचाया था। तो हाँ, ये विक्ट्री उसे
इस पोजीशन पे लाने के लिए काफी है। नंबर 5 कैनन बोल्ट। कैनन बोल्ट का डिजाइन भी पहले जैसा ही है, पावर्स भी एकदम सेम टू सेम है, पर उसके ओमनी एनहेंस फॉर्म के अंदर उसके पास जो स्पाइक्स होते हैं उसकी बॉडी पर, उन्हें वो शूट भी कर सकता है। हालांकि उसके ये प्रोजेक्टाइल्स बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं, हवा में यूं ही उड़ जाते हैं। और ओमनिकिक्स फॉर्म के अंदर कैनन बोल्ट के पास भी एक तगड़ा सा बैडएस सा आर्मर आ जाता है और उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी कि वो पानी के ऊपर भी चल सकता है। लाइक एक्सेलरेट यार, तुमने पानी के ऊपर चलता हुआ देखा होगा, लेकिन कैनन बोल्ट भी चल सकता है अपने ओमनिकिक्स फॉर्म में। और अगर वो एक ही जगह पे तेज तेज घूमता रहे तो वो काइनेटिक एनर्जी का बिल्डअप भी कर सकता है, काइनेटिक एनर्जी जमा कर सकता है और फिर वो उसे अपने अटैक में एक्स्ट्रा डैमेज के लिए यूज कर सकता है। नंबर 4 ओवरफ्लो। ओवरफ्लो काफी हद तक वाटर हैजर्ड जैसा है और आज भी कई सारे लोग इसे वाटर हैजर्ड से कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन मुझे ये वाटर हैजर्ड से भी ज्यादा पसंद है। इसका डिजाइन भी वाटर हैजर्ड से काफी इंटरेस्टिंग है मेरे ओपिनियन में। ये भी हाइड्रोकिनेसिस कर सकता है, वाटर मैनिपुलेशन कर सकता है और ओमनी एनहेंस फॉर्म में तो इसके बड़े बड़े कैनन्स आ जाते हैं जो कि इसे ब्लास्टॉइस से काफी सिमिलर बना देते हैं। प्लस ओमनी एनहेंस फॉर्म के अंदर ये इलेक्ट्रो हाइड्रोकिनेसिस कर सकता है, यानी कि पानी और बिजली के कॉम्बिनेशन को शूट कर सकता है। और ये कितना डेडली कॉम्बिनेशन है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसकी पावर इस फॉर्म में काफी बढ़ जाती है और हाँ, ये आइस को भी जनरेट कर सकता है जो कि इसे वाटर हैजर्ड से एक स्टेप और आगे ले जाता है। नंबर 3 डायमंड हेड। अब बेन 10 रीबूट के अंदर डायमंड हेड का डिजाइन बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है क्लासिक वाले डायमंड हेड से, लेकिन उसकी पावर्स एकदम सेम टू सेम ही है, एक्सेप्ट उसके पास एक पावर ज्यादा ये है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को भी एब्जॉर्ब कर सकता है और अपने ओमनी एनहेंस फॉर्म में वो एनर्जी के वेपन्स को तो बना ही सकता है, जैसे वो अपने नॉर्मल फॉर्म में क्रिस्टल्स के वेपन्स को बनाता है, लेकिन साथ ही साथ वो जो अपने शॉक रॉक के रॉक्स मौजूद होते हैं ना उसकी बॉडी पे, उन्हें भी मैनिपुलेट कर सकता है। और डायमंड हेड के ओमनिकिक्स फॉर्म के अंदर उसके पास एक बढ़िया सा कूल सा तगड़ा सा आर्मर आ जाता है। और जो चीज शायद तुम्हें भी नहीं पता होगी वो चीज मुझे भी आज ही पता चली थी जब मैं इस वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था, और ये जान के मेरा दिमाग कि ओमनिकिक्स फॉर्म में डायमंड हेड अपनी कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर भी कर सकता है थ्रू क्रिस्टल्स। और वो जब ऐसा कर रहा होगा, यानी कि क्रिस्टल में जब उसकी कॉन्शियसनेस होगी, यानी कि उसका पूरा दिमाग होगा, तब उसकी जो मेन बॉडी है वो एक तरह से डिकॉय का काम करेगी, यानी कि उसकी मेन बॉडी किसी भी काम की नहीं रहेगी क्योंकि उसमें उसकी कॉन्शियसनेस है ही नहीं। और जो डायमंड हेड का दुश्मन है वो इससे छलावा खा सकता है और डायमंड हेड की उस डिकॉय बॉडी पर हमला करेगा, जबकि जो असली डायमंड हेड है उसकी कॉन्शियसनेस तो अलग क्रिस्टल में है और फिर वो उसी क्रिस्टल से अपनी बॉडी को दोबारा रीअपीयर भी करवा सकता है, विच इज माइंड ब्लोइंग भाई। मतलब लिटरली मैंने कभी नहीं सोचा था, मुझे नहीं पता था इसके बारे में, और जब मैंने ये पता किया, जब मुझे ये पता चला तो मैंने डायमंड हेड को पता नहीं शायद 5 या 6 पे रखा होगा, मैंने सीधा इसे नंबर 3 पे रखा भाई, क्योंकि ये पावर, ये एबिलिटी बहुत ही बढ़िया है। और अब बचे हैं टॉप स्पॉट पे सिर्फ 2 ही एलियंस, जिसमें से नंबर 2 पर है गैक्स। अब देखो कोई कुछ भी बोले भाई, मैं हमेशा से यही देखना चाहता था कि अगर बेन के पास विलगैक्स के स्पीशीज का कोई एलियन होगा तो वो कैसा होगा, उसकी पावर्स क्या क्या होंगी, बेन उसे किस तरह से इस्तेमाल करेगा, ये मैं हमेशा से देखना चाहता था। और शायद आप में से भी कई सारे लोग ऐसा देखना चाहते होंगे, लेकिन उनका ये सपना कभी भी सच नहीं हो पाया। ओमनिवर्स तक तो नहीं हो पाया था, लेकिन रीबूट में उन्होंने कर दिया भाई, उन्होंने कर दिया। और बल्कि विलगैक्स की स्पीशीज का कोई डीएनए नहीं, बल्कि खुद विलगैक्स का ही डीएनए ओमनिट्रिक्स में था और बेन विलगैक्स की ही बॉडी में ट्रांसफॉर्म हुआ था, विच इज अगेन माइंड ब्लोइंग भाई। वो जो स्टोरी लाइन थी कितनी बढ़िया थी, विलगैक्स का इंट्रोडक्शन उसमें कितना बढ़िया था। पर अगर गैक्स के ऊपर आए तो गैक्स के पास था भाई स्ट्रेंथ कमाल की थी, उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़िया थी, रिफ्लेक्सेस कमाल के थे, वो अपने हाथों को टेंटिकल्स में कन्वर्ट कर सकता था, दीवारों पर आसानी से चढ़ सकता था और अपनी आंखों से लेजर भी शूट कर सकता था। और गैक्स बेन को भी बहुत पसंद आया था, जो कि तुम उसके रिएक्शन से ही बता सकते हो। इवन मैंने गैक्स को बेन के फेवरेट एलियंस की लिस्ट में भी शुमार किया था, और हमें भी जितने भी एपिसोड के लिए रीबूट में गैक्स दिखाया गया, 1 या 2 या 3 पता नहीं कितने एपिसोड के लिए, लेकिन जितना भी दिखा भाई मजा आ गया। और मेरे ख्याल से उतना ही काफी है गैक्स को नंबर 2 पे रखने के लिए। पर नंबर 1 पे कौन है, बहुत इजी अब तो गैस करना, क्योंकि नंबर 1 पे है नन अदर देन शॉक रॉक। हैंड्स डाउन शॉक रॉक रीबूट सीरीज का बेस्ट एलियन था। वो एक इलेक्ट्रिक टाइप एलियन था, और इलेक्ट्रिक टाइप एलियंस तो किसे पसंद नहीं होते। फीडबैक, शॉक स्क्वेच, एम्फीबियन, मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ यार। और हाँ, शॉक रॉक तुम्हारी भी। अरे फ्रैंकेनस्ट्राइक, अरे तू कहां से आ गया।
शॉकरॉक की वजह से ही हमें ओमनी एनहेंस फॉर्म देखने को मिले, क्योंकि शॉकरॉक का डीएनए ओमनिट्रिक्स में लीक होके बाकी सारे एलियन पॉड्स में मिक्स हो गया था, जिसकी वजह से बाकी सारे एलियंस को ओमनी एनहेंस फॉर्म मिल गए थे। और शॉकरॉक तो अपने आप में ही काफी कूल है, उसका डिजाइन बहुत ही बढ़िया है, उसके पास सारी टिपिकल इलेक्ट्रिकल एलियंस वाली पावर्स तो है ही, जैसे इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, इलेक्ट्रिकल शॉक देना और इलेक्ट्रिसिटी मैनिपुलेशन। लेकिन साथ ही साथ वो अपनी बॉडी को भी चेंज कर सकता है, वो अपने हाथों को बड़ा या छोटा कर सकता है, बिजली के कॉन्स्ट्रक्ट्स बना सकता है, यानी कि बूमरैंग और स्वॉर्ड और पता नहीं क्या क्या बना सकता है यार। जो भी वो इमेजिन कर सकता है वो बना सकता है, वो भी बिजली से, विच इज अ वेरी वेरी कूल थिंग। तो इसलिए मैंने नंबर 1 पे शॉकरॉक को रखा है। और तुम्हें मेरी ये लिस्ट कैसी लगी ये तुम मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। नहीं अच्छी लगी तो तुम अपनी लिस्ट को भी कमेंट में बता सकते हो मुझे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसा और मजेदार बेन 10 कंटेंट देखने के लिए। और हाँ, redwolf.in को चेकआउट जरूर करना मजेदार बेन 10 टी-शर्ट्स के लिए। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच टू redwolf.in फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। बाकी मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।